नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं, दोनों ही सच्ची और दिल दहला देने वाली हैं। इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। और आज की पहली कहानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी की है। वाराणसी में शिवपुर नाम का एक थाना है। उसी थाना क्षेत्र में लक्ष्मणपुर इलाका पड़ता है। लक्ष्मणपुर के शारदा बिहार कॉलोनी में अनुपमा पटेल उर्फ सीता अपने पति शैलेश के साथ रहती थी। शादी के इतने साल होने के बाद भी कोई बच्चा नहीं हुआ। अनुपमा की उम्र करीब 45 साल थी और वह आंगनवाड़ी में काम करती थी। उनके पति शैलेश दूध बेचने का काम करते थे। घर से ही दूध के पैकेट बेचते थे। शैलेश के माता पिता का घर अलग था, वे साथ में नहीं रहते थे। रोज की तरह शैलेश सुबह करीब 5 बजे दूध लेने निकल जाते थे और करीब 8 बजे तक दूध के पैकेट लेकर वापस घर आ जाते थे। इस बीच अनुपमा भी घर का काम निपटाती थी, दुकान वगैरह संभालती थी। सब काम करने के बाद वह अपने आंगनवाड़ी के काम पर चली जाती थी। यही दोनों की रोजमर्रा की जिंदगी थी। 11 दिसंबर को भी सब कुछ रोज जैसा ही था। शैलेश सुबह करीब 5 बजे उठे और रोज की तरह दूध के पैकेट लेने डेयरी पर निकल गए। उस वक्त अनुपमा घर के काम में लगी हुई थी। करीब 8 से 8:30 के बीच जब वह वापस घर पहुंचे तो सबसे पहले उन्हें घर का मेन गेट खुला हुआ दिखा। यह देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगा। घर के अंदर जाते ही उन्होंने अनुपमा को आवाज दी, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। तभी उनकी नजर कमरे के दरवाजे पर गई। कमरे का दरवाजा बाहर से कुंडी लगाकर बंद था। यह बात शैलेश को समझ में नहीं आई कि आखिर बाहर से कुंडी किसने लगाई होगी। कुछ देर सोचने के बाद शैलेश ने कमरे की कुंडी खोली और अंदर गए। जैसे ही अंदर पहुंचे वह दंग रह गए। कमरे में उनकी पत्नी अनुपमा की लाश जमीन पर पड़ी थी। चारों तरफ खून फैला हुआ था। यह मंजर देखकर शैलेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी ने अनुपमा पटेल के सिर पर सिलबट्टे या किसी भारी चीज से ताबड़तोड़ वार किए थे। उनके सिर पर गहरी चोटें थीं और उन्हीं वारों की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, अनुपमा के कानों के झुमकों को भी जबरदस्ती नोचा गया था। कान के नीचे तक खिंचाव के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। घर की अलमारी भी खुली पड़ी थी। उसमें रखा कैश गायब था और कुछ गहने भी नहीं मिले। जब शैलेश पटेल ने अपनी पत्नी की लाश देखी तो वह चीखने चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। तुरंत शिवपुर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। जांच के दौरान फोरेंसिक टीम को मौके से जूते के निशान मिले, जिससे अंदाजा लगाया गया कि वारदात में कोई बाहरी व्यक्ति शामिल हो सकता है। पुलिस ने इसके बाद लाश को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस को शुरू में यही समझ नहीं आ रहा था कि इस हत्या के पीछे कोई बाहर का आदमी है या फिर कोई अपना ही शामिल है। घर से कैश गायब था, गहने भी नहीं मिले थे और अनुपमा के कानों की बालियां भी नोची गई थीं। इन सब बातों को देखकर लोगों को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चोर या लुटेरा लूट के इरादे से घर में घुसा हो और इसी दौरान हत्या कर दी हो। इस शक को साफ करने के लिए पुलिस ने 3 टीमें बनाई। पहली टीम अनुपमा पटेल के मोबाइल की जांच में लगी। उसका कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला गया। यह देखा गया कि वह किस किस से बात करती थी और किसके साथ उसकी व्हाट्सएप चैट होती थी। दूसरी टीम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुट गई, ताकि यह पता चल सके कि घटना वाले दिन कोई संदिग्ध आदमी उस इलाके में आता जाता तो नहीं दिखा। तीसरी टीम ने शुरुआत में अनुपमा के पति शैलेश पटेल पर भी शक के तौर पर जांच शुरू की। यह देखा गया कि शैलेश दूध लेने किस रास्ते से जाते थे, वहां पहुंचने और वापस आने में उन्हें कितना समय लगता था। साथ ही पड़ोसियों से पूछताछ की गई कि क्या उन्होंने किसी अनजान या शक वाले व्यक्ति को देखा था। पड़ोसियों से पूछताछ में यह बात सामने आई कि कई लोगों ने सुबह करीब 6:30 पर अनुपमा को घर के बाहर झाड़ू लगाते हुए देखा था। यहां तक कि शैलेश की मां ने भी उसे उस वक्त देखा था, क्योंकि उसी समय वह खुद भी अपने घर के बाहर सफाई कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को बारीकी से खंगालना शुरू किया। यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को एक आदमी और एक औरत दिखाई दिए। ये दोनों सुबह करीब 7 बजे से 7:30 के बीच घर के आसपास बार बार मंडराते हुए नजर आ रहे थे। कभी इधर जाते, कभी उधर आते। फिर दोनों एक जगह रुकते हैं और उसके बाद अनुपमा पटेल के घर की तरफ बढ़ते हैं।
2-3 बार आने जाने के बाद आखिरकार एक कैमरे में साफ दिखता है कि दोनों घर के अंदर जाते हैं। पुलिस ने जब इन दोनों की सीसीटीवी फुटेज आसपास के लोगों को दिखाई तो लोग उन्हें पहचान गए। लोगों ने कहा, ये तो मोहित यादव है। अब सवाल यह था कि मोहित को लोग कैसे पहचान रहे हैं जबकि वह वहां रहता भी नहीं था। पूछताछ में पता चला कि करीब 1 साल पहले मोहित की शादी नहीं हुई थी और वह लक्ष्मणपुर इलाके में ही किराए पर रहता था। उसका कमरा अनुपमा पटेल के घर से कुछ ही दूरी पर था। इलाके के लोगों के बीच उस समय यह चर्चा भी रही थी कि अनुपमा पटेल और मोहित के बीच नजदीकियां थीं, यानी दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी वजह से मोहित का नाम सामने आते ही पुलिस का शक और गहरा हो गया। इसके बाद पुलिस ने मोहित का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा दिया। पुलिस यह पता करने लगी कि घटना वाले दिन मोहित कहाँ था, किससे बात कर रहा था और उसका लोकेशन क्या दिखा रहा है। कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच के जरिए पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। मोबाइल की लोकेशन से पुलिस को सुराग मिला और उसी के आधार पर पुलिस ने दोनों की खोज शुरू की। आखिरकार पुलिस ने मोहित और उसकी पत्नी अंजलि चौहान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मोहित से पूछताछ की कि वह उस दिन अनुपमा के घर क्यों गया था। शुरुआत में मोहित पुलिस को इधर-उधर की बातें बताने लगा, जैसे हर आरोपी खुद को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की और एक-एक करके सारे सबूत उसके सामने रख दिए, तो वह टूट गया। इसके बाद मोहित ने पुलिस के सामने अपना पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। मोहित ने जो बताया, उसने तो सबका हैरान कर दिया। यहां तक कहें सबका मुंह खुला-खुला रह गया। मोहित ने पुलिस को बताया कि करीब 1 साल पहले वह लक्ष्मणपुर में ही अनुपमा के घर के पास किराए पर रहता था। उस दिन उसकी पहचान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनुपमा से हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और प्रेम संबंध बन गए। कुछ समय तक सब ठीक ठाक चलता रहा। शारीरिक संबंध बनाने के बदले कई बार अनुपमा मोहित को पैसे भी देती थी। जब तक मोहित की शादी नहीं हुई थी, तब तक उसे इस सब में कोई परेशानी नहीं लग रही थी। उसने भी मजा आ रहा था। एक तरफ उसे पैसे मिल रहे थे और दूसरी तरफ वह अपनी मनमर्जी भी कर रहा था। उस वक्त उसे लगता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अनुपमा इस रिश्ते से खुश भी थी। उसे लगता था कि सब ठीक चल रहा है। इसी बीच मोहित का अंजलि से प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे में इतने डूब गए कि मोहित ने अंजलि से शादी करने का फैसला कर लिया। जब इस बात की खबर अनुपमा को लगी तो वह बहुत नाराज हो गई। उसने मोहित से झगड़ा किया और अंजलि से उसकी शादी का खुलकर विरोध करने लगी। लेकिन मोहित अपने फैसले पर अड़ा रहा। उसने साफ कह दिया कि वह अंजलि से ही शादी करेगा। अनुपमा चाहे जितना विरोध करती रही, लेकिन आखिरकार मोहित और अंजलि ने शादी कर ली। इस शादी से अनुपमा बेहद नाराज थी और वह इसे मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन जब अंजलि से उसकी शादी हो गई तो मोहित को लगने लगा कि अब वह अंजलि के साथ धोखा कर रहा है। उसे यह बात खटकने लगी कि पत्नी होते हुए भी वह किसी और औरत के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। इसी वजह से वह अनुपमा से अपना रिश्ता खत्म करना चाहता था। मोहित ने यह बात अपनी पत्नी अंजलि को भी बता दी थी कि पहले उसका अनुपमा के साथ रिश्ता रहा है। लेकिन मोहित का कहना है कि जब जब वह अनुपमा से रिश्ता खत्म करने की बात करता तो वह उसे मानसिक रूप से परेशान करती थी। मोहित के मुताबिक अनुपमा तरह तरह की बातें कहकर उसे डराती थी। कहती थी कि अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं रखोगे तो मैं तुम्हें झूठे मामलों में फंसा दूंगी, बदनाम कर दूंगी। मोहित का कहना है कि इन सब बातों से वह पूरी तरह तंग आ गया था। इतना ही नहीं, अनुपमा उस पर बच्चे के लिए भी दबाव डालने लगी थी। वह चाहती थी कि उसका और मोहित का एक बच्चा हो। यह सब सुनकर मोहित और ज्यादा परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिरकार उसने अपनी पत्नी अंजलि को सब कुछ साफ साफ बता दिया। मोहित का कहना है कि इसके बाद उसने और अंजलि ने मिलकर बात की और दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि अनुपमा से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का उन्हें सिर्फ एक ही तरीका नजर आया और वही तरीका था अनुपमा को मार देना। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर पूरी प्लानिंग की कि अनुपमा को कैसे मारना है। उन्हें अच्छे से पता था कि अनुपमा का पति दूध का काम करता है। रोज किस वक्त घर से निकलता है और किस वक्त तक वापस आता है, यह सब उन्हें मालूम था। प्लान के मुताबिक जैसे ही शैलेश दूध लेने के लिए घर से निकला, उसके थोड़ी देर बाद मोहित की पत्नी अंजलि उसके घर के पास पहुंच गए। उसके बाद दोनों घर के आसपास घूमते रहे ताकि यह देख सके कि कोई आजा तो नहीं रहा, कोई शक वाली बात तो नहीं है। सुबह करीब 7 बजे तक वे लोग उसके घर पर नजर रखे रहे थे।
करीब आधे घंटे तक इधर उधर देखने के बाद अंजलि दूध लेने के बहाने अनुपमा के घर की बेल बजाती है। अनुपमा जैसे ही दरवाजा खोलती है, वैसे ही अंजलि अंदर दूध लेने के लिए जाती है। उसी वक्त पीछे से मोहित चुपचाप घर के अंदर घुस जाता है। अनुपमा को कुछ समझ में आता उससे पहले ही मोहित वहां रखा सिलबट्टा उठाया और पीछे से उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया। पहला वार इतना तेज था कि अनुपमा को चीखने तक का मौका नहीं मिला और वह वहीं गिर गई। इसके बाद मोहित ने सिलबट्टे से वार करना नहीं रोका। तब तक हमला करता रहा जब तक उसकी सांसें हमेशा के लिए थम नहीं गईं और उसकी मौत नहीं हो गई। इसके बाद दोनों ने मिलकर उसकी लाश को घसीटकर कमरे में डाल दिया। अब दोनों की यही सोच थी कि इस हत्या को लूट का रूप दिया जाए, ताकि लगे कि कोई चोर लुटेरा घर में घुसा था और लूट के दौरान यह सब हुआ। अपने प्लान के मुताबिक दोनों ने अनुपमा के कानों के झुमके नोच लिए। घर की अलमारी में रखे करीब 2 लाख रुपए के गहने भी उठा लिए। इसके अलावा अलमारी में रखा करीब 3,000 रुपए कैश लेकर वे वहां से निकल गए। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों पति पत्नी खून से सने कपड़ों और लूटे गए सामान के साथ मिश्रा होम स्टे पहुंचे। वहां से भागने की तैयारी थी। खून लगे कपड़ों को शॉल से ढककर दोनों ने ऑटो पकड़ा और वापस होम स्टे आ गए। इसके बाद 12 दिसंबर को मोहित और उसकी पत्नी अंजलि भागने के इरादे से शिवपुर रेलवे स्टेशन भी पहुंचे थे। यही उनका मास्टर प्लान था, लेकिन उनसे एक बड़ी चूक हो गई। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आसपास सीसीटीवी कैमरे भी हो सकते हैं। यही गलती उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख गया कि दोनों घर के आसपास मंडराते रहे थे। जब पुलिस ने यह फुटेज आसपास के लोगों को दिखाई तो लोगों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। यहीं से पूरा मामला खुलता चला गया। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर ही आरोपी पति पत्नी मोहित यादव और अंजलि चौहान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से हत्या के वक्त पहने खून से सने कपड़े, लूटे गए सोने के गहने, मोबाइल फोन और 73,640 रुपए नकद बरामद किए। इस सनसनीखेज हत्याकांड को सुलझाने वाली पुलिस टीम के लिए 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की गई। जांच पड़ताल के दौरान ही पुलिस ने दोनों को धर दबोचा और पूरे मामले का खुलासा कर दिया। मोहित यादव और अंजलि चौहान को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल में भेज दिया गया। उनके खिलाफ हत्या और लूट के गंभीर आरोप दर्ज किए गए हैं। अदालत में मामला आगे बढ़ा। पुलिस की जांच और सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों पर लगे आरोपों की सुनवाई शुरू कर दी। अब केस की पूरी प्रक्रिया अदालत में चल रही है, जिसमें आरोपी, गवाह और सबूतों के आधार पर फैसला होगा। और आज की दूसरी कहानी गाजियाबाद जिले की है। गाजियाबाद के थाना मुरादनगर के थाना प्रभारी सक्सेना 24 फरवरी को गंगनहर पुल के पास गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक मारुति कार चेकिंग पॉइंट से पहले ही नहर की पटरी की तरफ रेगुलेटर की ओर मुड़ गई। यह देखकर उन्हें शक हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत ड्राइवर कांस्टेबल धर्मवीर शुक्ला से कहा कि जीप स्टार्ट करो और फिर बाकी स्टाफ के साथ जीप में बैठकर उस कार के पीछे चल दिए। पुलिस ने अपनी जीप उस मारुति कार के पीछे दौड़ा दी। जीप को पीछे आते देख कार वाले ने रफ्तार और तेज कर दी। कुछ दूर तक पीछा चला, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उस मारुति कार को रोक ही लिया। कार में आगे ड्राइवर के अलावा एक महिला बुर्का पहने बैठी थी। पीछे वाली सीट पर भी एक आदमी था और उसके साथ बुर्का पहने एक और महिला बैठी थी। थाना प्रभारी एस के सक्सेना ने ड्राइवर से पूछा कि वह नहर की पटरी पर कार क्यों ले जा रहा था। इस पर ड्राइवर ने कहा कि पीछे बैठी महिला की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वे लोग उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे हैं। ड्राइवर जिस रास्ते से कार ले जा रहा था उधर तो कोई अस्पताल था ही नहीं, इसलिए उसकी बात पुलिस के गले नहीं उतरी। ड्राइवर जिस महिला को पीछे बैठी बीमार बता रहा था, थाना प्रभारी खुद उसकी तसल्ली करना चाहते थे। उन्होंने पीछे की सीट पर बुर्का पहने बैठे शख्स से कहा कि वह महिला के चेहरे से नकाब हटा दे। नकाब हटाने की बात सुनते ही वह आदमी घबरा गया। आगे बैठी महिला और ड्राइवर भी पलट पलट कर उसे देखने लगे। उनकी इस हिचकिचाहट से थाना प्रभारी का शक और पक्का हो गया। उन्होंने सख्त लहजे में फिर कहा, नकाब क्यों नहीं हटाते? थाना प्रभारी की सख्ती के बाद जब पीछे बैठे आदमी ने नकाब हटाया तो वहां मौजूद सभी पुलिस वाले सन्न रह गए। बुर्के के अंदर कोई महिला नहीं थी। बिल्कुल करीब 40 से 42 साल का एक आदमी था, जिसकी लंबी दाढ़ी थी और वह मर चुका था। साफ था कि ये लोग लाश को बुर्का पहनाकर कहीं ठिकाने लगाने ले जा रहे थे। थाना प्रभारी ने पूछा कि यह आदमी कौन है और इसकी लाश कहां ले जा रहे हो? इस पर मारुति कार चला रहा आदमी बोला कि साहब, इनका नाम दिलशाद है। हम लोग इन्हें अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में इनकी मौत हो गई।
थाना प्रभारी ने फिर सवाल किया कि अगर मौत हो गई थी तो इसे बुर्का पहनाकर क्यों ले जा रहे थे। यह सुनकर ड्राइवर चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी जेब से 10,000 रुपए की गड्डी निकाली और थाना प्रभारी की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि इसे रख लीजिए और हमें जाने दीजिए। ड्राइवर की इस हरकत पर थाना प्रभारी भड़क गए। उन्होंने उसे कड़ी फटकार लगाई और कार में बैठे तीनों लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद कार की तलाशी ली गई, लेकिन लाश के अलावा उसमें कोई और संदिग्ध चीज नहीं मिली। कार में लाश मिलने की खबर थाना प्रभारी ने तुरंत अपने बड़े अफसरों को भी दे दी। पूछताछ में मारुति कार चला रहे शख्स ने अपना नाम मौजुद्दीन बताया। आगे की सीट पर बुर्का पहने जो महिला बैठी थी वह उसकी पत्नी हबीबा थी। पीछे की सीट पर बुर्का पहनाकर दिलशाद की लाश को संभाले बैठा आदमी नूर मोहम्मद था। पूछताछ में उन्होंने बताया कि दिलशाद की हत्या उन्होंने पूर्वी दिल्ली के थाना जगतपुरी इलाके के न्यू ब्रिजपुरी में की थी। यह सब उन्होंने दिलशाद की पत्नी राबिया के कहने पर किया था। अब वे लोग लाश को मुरादनगर की नहर में फेंकने जा रहे थे। थाना प्रभारी ने सारी जरूरी कार्रवाई पूरी की। इसके बाद दिलशाद की लाश को पोस्टमार्टम के लिए गाजियाबाद मोर्चरी भिजवा दिया। अभियुक्तों के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं में 0 नंबर की एफआईआर दर्ज कर ली गई। साथ ही इस पूरे मामले की जानकारी पूर्वी दिल्ली के थाना ब्रिजपुरी को भी दे दी गई। मुरादनगर पुलिस ने अगले दिन मौजुद्दीन, हबीबा और नूर मोहम्मद को गिरफ्तार कर गाजियाबाद की अदालत में पेश किया, जहां से तीनों को डासना जेल भेज दिया गया। उधर थाना जगतपुरी के थाना प्रभारी सतीश कुमार को जब यह खबर मिली कि उनके इलाके में हत्या कर लाश को मुरादनगर की नहर में फेंकने ले जा रहे लोग पकड़े गए हैं, तो उन्होंने 25 फरवरी को अतिरिक्त थाना प्रभारी सुधीर कुमार को मुरादनगर भेज दिया। इंस्पेक्टर सुधीर कुमार ने वहां की पुलिस से मिलकर इस मामले की एफआईआर की कॉपी ले ली और आगे की जांच की तैयारी शुरू कर दी। डीसीपी अजय कुमार के आदेश पर 27 फरवरी को अतिरिक्त थाना प्रभारी सुधीर कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गाजियाबाद भेजी गई। इस टीम में सब इंस्पेक्टर आर के झा, महिला एएसआई सुनीता, कांस्टेबल जितेंद्र, महिला कांस्टेबल फोरेंटी दीपा कुमारी समेत दूसरे पुलिसकर्मी शामिल थे। मुरादनगर पुलिस से थाना प्रभारी को यह भी पता चल चुका था कि दिलशाद की हत्या में उसकी पत्नी राबिया का भी हाथ था। इसी वजह से एक अलग पुलिस टीम को राबिया के न्यू ब्रिजपुरी वाले घर पर भी भेज दिया गया। राबिया घर पर ही मिल गई। पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाने वापस आ गई। उधर गाजियाबाद पहुंची टीम के साथ इंस्पेक्टर सुधीर सिंह ने अदालत में अर्जी दी कि दिलशाद की हत्या के मामले में मौजुद्दीन, हबीबा और नूर आलम को ट्रांजिट रिमांड पर उनके हवाले किया जाए। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनकी अर्जी मंजूर कर ली। इसके बाद पुलिस तीनों अभियुक्तों को अपने साथ दिल्ली ले आई। थाना रंजीत नगर में एसीपी संजीव गुप्ता की मौजूदगी में थाना प्रभारी सतीश कुमार ने मृतक दिलशाद की पत्नी राबिया और बाकी अभियुक्तों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान राबिया ने अपने पति की हत्या की जो पूरी कहानी बताई वह कुछ इस तरह सामने आई। दिलशाद पूर्वी दिल्ली के थाना जगतपुरी इलाके के न्यू ब्रिजपुरी में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी राबिया और 4 बच्चे थे। दिलशाद प्रिंटिंग प्रेस में इस्तेमाल होने वाली डाई बनाता था। इस काम से उसे ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। न्यू ब्रिजपुरी में उसका अपना मकान भी था, इसलिए किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी नहीं थी। कुल मिलाकर उसका परिवार अच्छी हालत में था। राबिया और दिलशाद 4 बच्चों के माँ बाप बन चुके थे, लेकिन उनके रिश्ते में प्यार कम नहीं हुआ था। दिलशाद जब काम पर निकल जाता तो राबिया दिन में कई बार उसे फोन करती रहती थी। जब तक रोज 2-4 बार पति से बात नहीं हो जाती उसे चैन ही नहीं मिलता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से राबिया को अपने पति के व्यवहार में साफ फर्क नजर आने लगा था। दिलशाद अब उससे पहले जैसा प्यार से बात नहीं करता था, बिल्कुल कटा-कटा सा रहने लगा था। जब राबिया ने उससे इसकी वजह पूछी तो उसने कोई ढंग का जवाब नहीं दिया। राबिया समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उनके प्यार को किसकी नजर लग गई। राबिया के पड़ोस में ही हबीबा रहती थी। हबीबा का पति मौजुद्दीन मूल रूप से बागपत जिले के मवीकला गांव का रहने वाला था। वह दिल्ली में मदर डेयरी में ड्राइवर था और इन दिनों न्यू ब्रिजपुरी में ही रह रहा था। पड़ोस में रहने की वजह से राबिया और हबीबा में अच्छी दोस्ती हो गई थी। जो राबिया पहले हर वक्त खिली खिली रहती थी, पति की बेरुखी के कारण उसका चेहरा उदास रहने लगा था। उसकी परेशानी ऐसी थी कि वह इसके बारे में हर किसी से खुलकर बात भी नहीं कर पा रही थी। एक दिन राबिया हबीबा के घर बैठी थी। हबीबा ने देखा कि राबिया का चेहरा उतरा हुआ है और वह पहले जैसी खुश नजर नहीं आ रही। उसने वजह पूछी, लेकिन राबिया चुप रही। वह यह बात किसी को बताना नहीं चाहती थी।
हबीबा ने जब बार बार पूछा तो आखिर राबिया ने अपने मन की परेशानी उसे बता दी। सब सुनने के बाद हबीबा को शक हुआ कि कहीं दिलशाद का किसी दूसरी औरत से चक्कर तो नहीं चल रहा। उसने राबिया को समझाया कि अगर ऐसा है तो यह चिंता की बात है और इसका पता लगाया जा सकता है। हबीबा ने उसे सलाह दी कि वह दिलशाद के फोन की कॉल डिटेल्स देखे। अगर किसी एक नंबर पर ज्यादा बातें हो रही हों तो समझ लेना चाहिए कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। यह बात राबिया के मन में बैठ गई। उसने ठान लिया कि जब तक वह खुद दिलशाद का मोबाइल चेक नहीं कर लेगी उसे चैन नहीं मिलेगा। वह शाम होने का इंतजार करने लगी। शाम को दिलशाद घर आया तो राबिया मौका तलाशने लगी कि किसी तरह उसका फोन हाथ लग जाए। लेकिन सोने तक दिलशाद ने मोबाइल अपनी जेब में ही रखा, जिससे राबिया उसे देख नहीं पाई। खाना खाने के बाद दिलशाद सो गया तो राबिया ने मौका देखकर उसका फोन उठा लिया और कॉल डिटेल्स देखने लगी। उसमें एक ऐसा नंबर दिखा जिस पर काफी देर तक बातें होती थीं। यह देखकर उसका दिमाग घूम गया। वही सच निकलकर बाहर आया। उसने यह बात अपनी सहेली हबीबा को बता दी और उससे पूछा कि अब वह क्या करे। हबीबा ने उसे समझाया कि वह दिलशाद से प्यार से बात करे, बच्चों का वास्ता दे और उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करे। हो सकता है उसकी समझ में बात आ जाए। राबिया ने वैसा ही किया। उसने दिलशाद से उसके बदले हुए व्यवहार की बात छेड़ी और कहा कि उसे लग रहा है कि वह कुछ समय से उससे दूरी बना रहा है। दिलशाद ने इसे काम का तनाव बताकर टालने की कोशिश की, लेकिन राबिया को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। राबिया ने उसे यह भी समझाया कि पहले भी वह काम में व्यस्त रहता था, लेकिन तब ऐसा व्यवहार नहीं था। उसे साफ लग रहा था कि दिलशाद कुछ न कुछ छिपा रहा है। इस पर दिलशाद चिढ़ गया और बात को बेवजह की चिंता बताने लगा। राबिया ने उसे याद दिलाया कि दिन में जब वह फोन करती है तो दिलशाद बात नहीं करता, जबकि उसका फोन अक्सर व्यस्त रहता है। उसे यह भी एहसास हो गया था कि दिलशाद किसी और से ज्यादा देर तक बातें करता है। उसने यह भी जताया कि उसे उस नंबर के बारे में पता चल गया है। यह सुनकर दिलशाद थोड़ा घबरा गया। तब राबिया ने साफ तौर पर उसे समझाया कि उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, 2 बेटियां भी हैं, और ऐसे में किसी गलत रिश्ते में पड़ने के बजाय उसे अपने घर और परिवार के बारे में सोचना चाहिए। राबिया ने इशारों इशारों में दिलशाद को समझाने की कोशिश की। दिलशाद खुद को सही साबित करना चाहता था, इसलिए बातों ही बातों में पत्नी को दबाने लगा। दोनों की नोकझोंक बढ़ती चली गई और बात जल्दी ही झगड़े तक पहुंच गई। आखिर में दिलशाद ने साफ कह दिया कि वह जो चाहे करे, लेकिन उसके किसी भी मामले में राबिया दखल न दे। अगले दिन राबिया ने यह सारी बात अपनी सहेली हबीबा को बता दी कि उसका पति से झगड़ा हो गया है। हबीबा ने भी राबिया के घर की यह कहानी अपने पति मौजुद्दीन को सुना दी। मौजुद्दीन खुद किराए के कमरे में रहता था और उसकी नज़र दिलशाद के बड़े मकान पर थी। वह चाहता था कि अगर दिलशाद उसे आधा मकान बेच दे तो उसे किराए के कमरे से छुटकारा मिल जाए। इस बारे में वह 1-2 बार दिलशाद से बात भी कर चुका था, लेकिन दिलशाद ने साफ मना कर दिया था। दिलशाद और राबिया के बीच चल रहे झगड़े में मौजुद्दीन को अपना फायदा नजर आने लगा। उसे लगा कि इसी मौके का इस्तेमाल करके वह अपना स्वार्थ पूरा कर सकता है। इसी सोच के साथ उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। उसने यह बात अपनी पत्नी हबीबा को भी बता दी। पति की सोच समझते ही हबीबा भी उसी रास्ते पर चलने को तैयार हो गई। उसने राबिया को समझाया कि जब दिलशाद सुधरने का नाम नहीं ले रहा है तो उसे खुद ही सतर्क रहना पड़ेगा। राबिया उसकी बात सुनकर उलझन में पड़ गई और समझ नहीं पाई कि हबीबा क्या कहना चाहती है। हबीबा ने राबिया के मन में डर बैठाना शुरू किया। उसने उसे याद दिलाया कि आए दिन खबरों में पढ़ने को मिलता है कि दूसरी औरत के चक्कर में फंसकर पति अपनी ही पत्नी की जान ले लेते हैं। राबिया ने भी माना कि ऐसी बातें वह अक्सर सुनती रहती हैं। इस पर हबीबा ने उसे और डराते हुए कहा कि अगर दिलशाद ने उसके साथ कुछ कर दिया तो बच्चों का क्या होगा। सौतेली माँ बच्चों को कभी अपना नहीं मानती। यह बात भी उसने राबिया के दिमाग में डाल दी। राबिया पहले से ही परेशान थी, अब वह और ज्यादा घबरा गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। हबीबा ने अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि दिलशाद किसी की सुनने वाला नहीं है और वह उस दूसरी औरत के चक्कर में कभी भी राबिया को रास्ते से हटा सकता है। इसलिए इससे पहले कि दिलशाद कुछ करे, अगर राबिया ही कोई कदम उठा ले तो वही ठीक रहेगा। यह बात सुनकर राबिया बुरी तरह चौंक गई। उसने यकीन नहीं हो रहा था कि वह अपने पति के कत्ल के बारे में सोच भी सकती है, लेकिन हबीबा ने उसे समझाया कि अगर वह ऐसा करती है तो कम से कम बच्चों के साथ अपनी बाकी जिंदगी तो चैन से जी पाएगी। हबीबा की ये बातें धीरे धीरे राबिया के दिमाग में बैठती चली गईं और उसने बिना पूरी तरह समझे उसी गलत सोच को सच मानना शुरू कर दिया।
राबिया के मन में यह बात बैठ चुकी थी कि अगर उसने दिलशाद को नहीं मारा तो एक दिन दिलशाद ही उसे मार देगा। लेकिन कत्ल जैसा काम करना उसके बस की बात नहीं थी। उसने यह साफ कह दिया कि वह यह सब अकेले नहीं कर सकती। इस पर हबीबा ने उसे समझाया कि घबराने की जरूरत नहीं है। पैसे देकर कोई ऐसा आदमी ढूंढ लिया जाएगा जो यह काम कर दे। बाद में लाश को भी कहीं ठिकाने लगा दिया जाएगा। हबीबा की बात सुनकर राबिया धीरे धीरे इसके लिए तैयार हो गई। राबिया के मानते ही मौजुद्दीन बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे लगने लगा था कि उसकी योजना अब पूरी होने वाली है। मौजुद्दीन बागपत जिले के मेहनवा गांव के रहने वाले नूर मोहम्मद को जानता था। उसने दिलशाद को रास्ते से हटाने की बात नूर मोहम्मद से की। नूर मोहम्मद 1 लाख रुपए में हत्या करने के लिए तैयार हो गया। पैसों का इंतजाम हबीबा और राबिया ने अपनी जेवरात बेचकर कर लिया। 23 फरवरी 2015 की शाम को मौजुद्दीन ने नूर मोहम्मद को ब्रिजपुरी में अपने कमरे पर बुला लिया। तय योजना के मुताबिक राबिया ने शाम के खाने में दिलशाद को नींद की गोलियां मिला दी। खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही दिलशाद गहरी नींद में सो गया। जैसे ही दिलशाद सोया, राबिया ने हबीबा को खबर दे दी। इसके बाद हबीबा अपने पति मौजुद्दीन और किराए के बदमाश नूर मोहम्मद के साथ राबिया के घर पहुंच गई। नूर मोहम्मद ने बिस्तर पर बेहोशी की हालत में सो रहे दिलशाद के गले में दुपट्टा डाल दिया और गांठ लगा दी। फिर उसने और मौजुद्दीन ने दुपट्टे के दोनों सिरे खींचकर उसका गला घोंट दिया। उसी वक्त राबिया और हबीबा ने दिलशाद के हाथ पैर पकड़े हुए थे। चारों ने मिलकर दिलशाद की जान ले ली। अब अगली परेशानी उसकी लाश को ठिकाने लगाने की थी। मौजुद्दीन और नूर मोहम्मद बागपत के रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि लाश को गंग नहर में बहा दिया जाए। तय योजना के मुताबिक सुबह होते ही दिलशाद की लाश को काले रंग का बुर्का पहना दिया गया। मौजुद्दीन के पास मारुति कार थी। लाश को कार की पिछली सीट पर बैठे हुए आदमी की तरह रखा गया। नूर मोहम्मद पीछे बैठकर लाश को संभाले रहा। ड्राइविंग की जिम्मेदारी मौजुद्दीन ने ली और आगे वाली सीट पर उसकी पत्नी हबीबा बुर्का पहनकर बैठ गई। राबिया घर पर ही रह गई। दिलशाद की लाश लेकर मुरादनगर पहुंचे ही थे कि गंग नहर के पास उन्हें पुलिस की चेकिंग दिखाई दी। डर के मारे मौजुद्दीन ने कार को सामने की ओर न लेकर नहर की पटरी की तरफ रेगुलेटर की ओर मोड़ दिया, ताकि चेकिंग में पकड़े न जाएं। गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थाना प्रभारी एस के सक्सेना ने कार को ऐसे मुड़ते देखा और उन्हें शक हुआ। उन्होंने तुरंत जीप से उसका पीछा किया। तलाशी लेने पर कार के अंदर बुर्का पहनाए एक आदमी की लाश मिली। पुलिस ने चारों अभियुक्तों से पूछताछ के बाद उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। 14 मार्च 2015 को उन्हें अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी सुनील बेनीवाल की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस पूरे मामले की जांच इंस्पेक्टर सुधीर कुमार कर रहे हैं। इस तरह शक, डर और लालच ने मिलकर एक हंसते बसते घर को उजाड़ दिया। जिस रिश्ते को बातचीत, भरोसे और समझदारी से बचाया जा सकता था, उसने गलत सलाह और गलत फैसलों ने खून में डुबो दिया। राबिया ने अपने डर पर काबू पाने की जगह दूसरों की भड़काई बातों पर भरोसा किया और मौजुद्दीन हबीबा ने अपने स्वार्थ के लिए एक परिवार तबाह कर दिया। आखिर में किसी को कुछ नहीं मिला, न पैसा, न घर, न सुकून। बच्चों के सिर से पिता का साया उठा। एक औरत ने पति खोया और 4 लोग जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। रिश्तों में शक और गलतफहमी को बात करके दूर किया जाना चाहिए, न कि गलत कदम उठाकर। किसी की भड़काई बातों में आकर लिया गया फैसला पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। डर और लालच कभी सही रास्ता नहीं दिखाते। कानून से कोई बच नहीं सकता और अपराध का अंजाम हमेशा पछतावा ही होता है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।